कल सुप्रीम कोर्ट में मामला था और सुप्रीम कोर्ट में सबसे मजेदार टिप्पणी तो जज ने यह की, जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने ये टिप्पणी की कि जो कागजात आप जनता से मांग रहे हैं वोटर पुनरीक्षण के लिए, अगर मुझसे भी मांगेंगे तो मेरे पास भी नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने बहुत ज्यादा कोई आदेशात्मक ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कहा कि 3 डॉक्यूमेंट्स को भी आप कंसीडर कीजिए। आधार कार्ड की बात की, वोटर आईडी की बात की और साथ में राशन कार्ड की बात की। बोले इसको भी आप कंसीडर कीजिए और अगर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी आपको दिखाई देती है तो उस गड़बड़ी को नोट कीजिए। ये डायरेक्शन दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने। अगली सुनवाई होनी है, लेकिन तब तक तो एसआईआर का जो पूरा काम है, पुनरीक्षण का पूरा काम है, वो खत्म हो जाने की बात है। खैर, ये खबर आई और इसके पहले और इसके बाद गोदी मीडिया पूरी तरह से टूट पड़ा सीमांचल पर। उसका कहना यह था कि सीमांचल में जितने लोग हैं उससे ज्यादा वोटर आईडी हैं। उसको आधार सैचुरेशन कहा जाता है और ये डेटा, आधार का जो डेटा है वो वेबसाइट पे ही, आधार की अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि गुजरात से लेकर और बाकी सारी ऐसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है, वहां कैसे खेल चल रहा है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, अगर एक आदमी के पास एक से ज्यादा आधार है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो आदमी तो जिम्मेदार है ही जिसने अपने 2 आधार बनाए हैं और इस तरह से गैर कानूनी काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए की, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आगे चलिए, बिहार की बात हुई, सीमांचल की बात हुई। बिहार में सरकार किसकी है? लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिलीजुली वहां पर सरकार है। यानी राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है। और अगर ऐसे में डबल ट्रिपल आधार लोगों के बन रहे हैं तो वो बन कैसे जा रहे हैं? आखिर कैसे लोग एक्स्ट्रा आधार बनवा ले रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल होगा। आपको सिंगल आधार अपना बनवाना हो लीगल तरीके से ऑनलाइन, तो उसमें सारा वेरिफिकेशन होता है। आपकी उंगलियों के मार्क्स लिए जाते हैं, वही आधार का सबसे बड़ा वेरिफिकेशन होता है। एक आदमी के उंगलियों का जो निशान है वो दूसरे के पास नहीं मिल सकता। सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं। यानी एक निशान से एक ही आधार बन सकता है। फिर एक ही आदमी 3-3 आधार, 2-2 आधार कैसे बनवा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह केंद्र सरकार के ऊपर है। और खास तौर से तब जब आधार को हर चीज से जोड़ दिया गया है। पैन से आधार जुड़ा हुआ है, बैंक से आपका आधार जुड़ा हुआ है। आप गाड़ी खरीदने जाइए, आपसे आधार मांगा जाएगा। आप किसी काम के लिए जाइए, होटल में रुकने जाइए, आपका आधार मांगा जाएगा। हर जगह आपका आधार मांगा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि बहुत सारे लोगों को इनमें से आधार मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आधार मांगा जाता है। आप मोबाइल की सिम लेने जाइए तो भी आधार मांगा जाता है। फिर आधार में जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं, ये तो बेहद खतरनाक है। आप सोचिए, एक आदमी के नाम से 3 आई कार्ड हैं आधार के। एक जगह वो होटल में रुकता है और दूसरी जगह उसका आधार लेकर कोई और होटल में रुकता है और वहां से कोई कांड कर देता है, तो कितना कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा। ये तो एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल हुआ कि सीमांचल को लेकर तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सारी जगहें कैसे भूल जा रहे हैं? शुरुआत बिहार से ही कर देते हैं। बिहार में टोटल जो सैचुरेशन, आधार का सैचुरेशन बताया गया है वो 94% है। यानी बिहार में 94% लोगों के पास आधार है। अभी भी 6% लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं। अब बताया गया कि सीमांचल में 1 से अधिक आधार वाले लोग ज्यादा हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं बिहार का, इसमें जो ज्यादा हरा वाला इलाका है वो इलाका ऐसा है जहां पर आधार सैचुरेशन ज्यादा है। मैंने एक एग्जांपल इसमें से कटिहार का लिया है, जहां पर 123% है। यानी जितनी जनसंख्या है उससे 23% ज्यादा लोग, 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जरा नीचे आते हैं, पटना पहुंचते हैं जो वहां की राजधानी है। पटना शहर के अंदर जो सैचुरेशन है वो, या पटना जिले के अंदर जो सैचुरेशन है वो है 113%। यानी प्रॉब्लम सीमांचल की नहीं है, प्रॉब्लम बिहार की राजधानी पटना में भी है, जहां 113% रेट है सैचुरेशन का। यानी 100 लोगों पर 113 आधार कार्ड है। अब चलिए बेगूसराय चलते हैं। बेगूसराय बहुत मामलों में चर्चा पे रहता है। बेगूसराय में जो सैचुरेशन रेट है वो भी 115% है।
यानी 100 लोगों पर 115 आधार कार्ड हैं। गोदी मीडिया से यह सीधा सवाल पूछना चाहिए कि कटिहार पर आप हल्ला कर रहे हैं, सीमांचल के दूसरे इलाकों पर आप हल्ला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पटना और बेगूसराय को कैसे भूल जा रहे हैं आप? क्यों भूल जा रहे हैं? इसलिए कि सीमांचल में मुसलमान ज्यादा रहते हैं, पटना और बेगूसराय में मुस्लिम आबादी कम है, हिंदू आबादी ज्यादा है। इसलिए पटना और बेगूसराय पे सवाल नहीं उठेगा, सवाल उठेगा सिर्फ और सिर्फ सीमांचल पर। और ये तो सिर्फ बिहार की बात हो गई, वैसे पटना और सीमांचल की बात आई है तो आप याद कीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी कि पटना में तो आधार कार्ड को माना जाएगा दस्तावेज, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। यानी 115% पे आप मान लेंगे, 100 पे 15 ज्यादा जो हैं, 100 लोगों के पास 115 आधार है, वहां आप मान लेंगे। लेकिन सीमांचल में 100 पर 123 120 है, तो वो आप नहीं मानेंगे। अच्छा चलिए, ये केवल बिहार का मामला तो है नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए हरियाणा में, जहां अभी चुनाव हुआ था और हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कायदे से जीती थी। हरियाणा में जो ये रेट है वो है 115%, यानी 100 लोगों पर 15 अतिरिक्त 100 लोगों पर 115 आधार कार्ड उपलब्ध है। हरियाणा चुनाव के पहले भी ये डेटा था। फिर हरियाणा के चुनाव में ये एसआईआर क्यों नहीं करवाया गया? हरियाणा के चुनाव में ये जो 15 एक्स्ट्रा लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने का काम क्यों नहीं किया गया? ये पहला सवाल। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में 104% है, यानी 100 लोगों पर 4 अतिरिक्त है। 100 लोग हैं तो 104 आधार कार्ड। डेटा बड़ा तो नहीं है लेकिन है। और जब आप देखते हैं कि वोटर लिस्ट में लगातार नए नाम जुड़े हैं, फडणवीस साहब की विधानसभा में 26,000 नए वोट जुड़ने की खबर आई थी, तो सवाल फिर पूछा जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में यह पुनरीक्षण क्यों नहीं कराया गया? और उत्तराखंड में 109% है, 104% से भी ज्यादा, वहां भी नहीं कराया गया। अब चले आते हैं सीधे गुजरात पर, जहां ये अगर स्टेट लेवल पर आप देखेंगे तो 107% है, यानी बिहार से तो ज्यादा है। बिहार से वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल बिहार में 94% है, जबकि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल जैसी जगहों पर यह 100% से ज्यादा है। जरा गुजरात को और देखते हैं अंदर जाकर, और जितने डेटा मैं दिखा रहा हूं कहीं और से लेकर नहीं आया हूं, ये सारे डेटा आधार की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के अलग से विजुअल्स नहीं बनाए हैं, ये सीधे सीधे उसी वेबसाइट पे जैसा दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। गुजरात में डांग इलाका है जो आदिवासी इलाका है, वहां का जरा डेटा आप देखिए। 138%, 138% सीमांचल के किसी भी इलाके से ज्यादा यहां पर सैचुरेशन रेट है। यानी डांग में 100 लोग हैं तो 138 आधार कार्ड हैं। और डांग पर मत छोड़ दीजिए, जरा आगे बढ़िए आप। बनासकांठा में यह भी एक आदिवासी इलाका है, यहां पर 118% है। पाटन में चले जाइए, आदिवासी इलाकों को छोड़ देते हैं, पाटन में चले जाइए। पाटन में 122% ये सैचुरेशन रेट है, जो सीमांचल के सैचुरेशन रेट के आसपास है। अब जरा मेन में चले आते हैं, अहमदाबाद देख लीजिए जो वहां की राजधानी है। अहमदाबाद के अंदर भी 100 लोगों पर 111 आधार कार्ड हैं, 111% का इसमें सैचुरेशन है। और देवभूमि द्वारिका में 108% यह आंकड़ा है, तो पोरबंदर जहां गांधी जी जन्मे थे वहां 115% है। ये जितनी जगहें मैंने गुजरात में बताई हैं आपको, ये ऐसी जगहें हैं जहां हिंदुओं का प्रतिशत 70, 75, 80, 85 तक है, जहां मुसलमानों का परसेंटेज 8 से लेकर 14-15% के बीच में आता है। यानी हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है, और काफी कम है। अब जरा आप मुझे यह बताइए कि पूरा गोदी मीडिया सीमांचल के पीछे पड़ा है। क्या आपने गुजरात चुनाव के पहले यह देखा, कहीं देखा कि गोदी मीडिया ने यह पूछा हो कि भाई डांग में 138% कैसे हो सकता है आधार का मामला? या कभी गुजरात के चुनाव वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया हो कि यहां डांग, बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, देवभूमि द्वारिका और पोरबंदर जैसे इलाकों में जो आधार का प्रतिशत है वो 100% क्रॉस कर गया है, और काफी क्रॉस कर गया है। आधार से थोड़ा आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार है। कांग्रेस की सरकार बीच में आई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनको बदलकर मोहन यादव जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूं वो दैनिक भास्कर की खबर है, और यह खबर बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर 1696 ऐसे पते हैं, ऐसे एड्रेस हैं जहां 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। समझ रहे हैं इस बात को ना? अगर आप कोई भी वोटिंग लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक पता होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर का पता है XYZ, तो मेरे घर में जितने लोग रहते हैं वो उसी पते पर रजिस्टर्ड होंगे। एक घर में जितने लोग रहते हैं वो एक पते पर रजिस्टर्ड होंगे। यहां किस्सा यह है कि एक एक पते पर 100 लोग रजिस्टर्ड हैं। आप बताइए कौन से घर ऐसे होते हैं जहां एक घर में 100 आदमी होते हैं, लेकिन 100 लोग एक एक घरों में रजिस्टर्ड हैं। और ये एक आध जगह हुई गलती नहीं है, ये 1696 जगह हुई गलती है। और इसमें जो नगर निगम शामिल हैं उनका नाम सुन लीजिए। ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सतना, खंडवा और बुरहानपुर। ये लगभग सारी वही जगह हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या 70, 75, 80, 85% है। तो ये सारा फ्रॉड कहां चल रहा होगा? प्रॉब्लम यह है कि कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर आधार में गड़बड़ी कैसे हो रही है। क्या यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है? आखिर एक एक आदमी के 4-4, 3-3, 2-2 आधार कौन बना रहा है? UDAI का दावा है कि उसका जो आधार का डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसका यह दावा है कि आधार बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो साइंटिफिक प्रक्रिया है और बिल्कुल सुरक्षित है। और जब हम आधार बनवाते हैं तो यही लगता है कि हां भाई बिल्कुल सुरक्षित होगा। हमारी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आई स्कैन की जाती है, तस्वीर ली जाती है, वही तस्वीर आधार पर होती है। आप अपने घर से जाकर तस्वीर नहीं दे सकते। और फिर जब उस आधार का कहीं वेरिफिकेशन कराना होता है तो आप अपनी उंगलियां पंच करते हैं और आराम से वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में आप जाएंगे तो वहां आधार से कनेक्शन कर दिया गया है। जो अटेंडेंस प्रणाली है वहां पर सिर्फ आपको अपने आधार नंबर डालना होता है और अपने अंगुली का निशान लगाना होता है और मामला क्लियर हो जाता है, आपको एंट्री मिल जाती है। तो आधार ऐसी ऐसी जगहों पर एंट्री दे रहा है। यह आप जानते ही हैं कि आधार सारी खरीद फरोख्त, पैन, बैंक सबसे जुड़ा हुआ है। और वो आधार अगर एक एक आदमी का 3-3 बन जा रहा है, 2-2 बन जा रहा है, तो ये बेहद खतरनाक इलाका है। आप सोचिए, सौराष्ट्र के इलाकों में देवभूमि द्वारिका हुआ, पोरबंदर हुआ, जो एकदम बाउंड्री के, सीमा के इलाके हैं, जिसके बाद समंदर शुरू हो जाता है, वहां पर अगर अतिरिक्त आई कार्ड बने हुए हैं तो ये कितना खतरनाक है। अब बात की जा रही है कि वेस्ट बंगाल में भी ये पुनरीक्षण प्रक्रिया होगी। वेस्ट बंगाल में जो डेटा है वो 104% का है, 104% यानी 100 पर 4। जाहिर तौर पर ये जो डेटा है वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यहां तक कि गुजरात से भी कम है। 104%, गुजरात में 107%, महाराष्ट्र के बराबर है जहां अभी चुनाव हुआ है, दोनों जगहों पर 104%। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, इन सारी जगहों पर SIR क्यों नहीं हुआ? इन सारी जगहों पर इस आधार पर SIR क्यों नहीं हुआ कि वहां आधार का ओवर सैचुरेशन है? पश्चिम बंगाल में ही क्यों होना है, बिहार में ही क्यों होना है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना उतनी नहीं है जितनी गुजरात में होती है या बाकी सारी जगहों पर होती है? इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। एक और बात यहां पर कहना होगा, चुनाव आयोग ने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बात कही कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि आखिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? भारत सरकार कोई नागरिकता कार्ड जारी नहीं करती। पासपोर्ट जारी होते हैं, आधार जारी होता है, पैन जारी होता है, जो इनकम टैक्स जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। वोटर आई कार्ड बनता है जो वोटिंग करने वाले हैं, और राशन कार्ड बनता है। ये सारी चीजें होती हैं, कुछ और चीजें होती हैं। इनमें से किसी को भी कहा जा सकता है कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि राशन कार्ड फर्जी नहीं बनते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि वोटर आई कार्ड फर्जी नहीं बनते हैं। बंगाल में ममता जी ने यही सवाल उठाया था कि एक ही यूनिक आईडी पर कई लोगों के वोटिंग है, कई लोगों का वोटर कार्ड है।
पासपोर्ट तक जाली बनते हैं। ये किस्से हमने बार बार सुने हैं कि जो तस्कर होते हैं वो कैसे जाली पासपोर्ट बनाते हैं, फिल्मों में तो खूब दिखाते हैं, असलियत में भी होता होगा। तो इनमें से कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो जाली नहीं बन सकता है, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसकी कॉपीज नहीं बन सकती हैं, जो फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो सवाल है कि हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है, किस चीज को माना जाए कि यह हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र है। सरकार एक बार अपने स्तर पर क्लियर कर दे कि आपके पास एक दस्तावेज कोई बता दे कि यह फला वाला दस्तावेज होगा तो आपको नागरिक माना जाएगा, या फिर आधार को खत्म करके एक ऐसा कॉमन कार्ड सबके लिए इशू हो जाए, नया तरीके से बन जाए, जिसको नागरिकता कार्ड कहा जाए और एक बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। झारखंड चुनाव होगा तो घुसपैठ की बात की जाएगी, बिहार का चुनाव होगा तो घुसपैठ की बात की जाएगी, कहीं चुनाव होगा तो घुसपैठ की बात की जाएगी, जबकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। कभी कहा जाएगा आधार मान्य नहीं है, कभी कहा जाएगा आधार मान्य है, वोटर आई कार्ड बनेंगे, कभी कह दिया जाएगा वोटर आई कार्ड भी मान्य नहीं है, फला चीजें लेके आओ, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ जिनके बारे में जज साहब बैठ के कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट तो मुझसे मांगेंगे तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये तो लोगों से मताधिकार छीनने का मामला हो गया, ये तो ऐसा मामला हो गया कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। और अगर ये प्रक्रिया चलनी है तो अखिल भारतीय स्तर पे चले, एक बार चले, साल 2 साल जितना चलना है चले, और उसके बाद उस पर ब्रेक लग जाए। चुनाव के 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब वक्त बहुत कम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, इस तरह की प्रक्रिया चलाना बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं ठहरता। लेकिन हमारा गोदी मीडिया इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ लेता है, सीमांचल के डेटा लेकर आता है और रात भर आराम से तमाशा मचाता है। लोगों को लगता है सीमांचल में तो बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उससे ज्यादा डेटा तो डांग का है, उससे ज्यादा डेटा तो आपको मिल जाएगा बनासकांठा में, पाटन में और तमाम सारी जगहों पर। उसको यह नहीं पता है कि पटना के अंदर भी ये डेटा 113% है, बेगूसराय के अंदर 115% है। लेकिन सवाल सिर्फ सीमांचल पर उठेगा क्योंकि वहां पर मुसलमान है। इसके आगे मैं क्या बोलूं, यह अपने आप में सारी बात कह देता है। हमारी गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ जा सकता है। सरकार को बचाना उसका एकमात्र काम रह गया है। सरकार या उसकी संस्थाओं से सवाल पूछने से अब उसको डर नहीं लगता, उसको जरूरत ही महसूस नहीं होती कि उससे सवाल पूछा जाए, लेकिन हमें तो सवाल पूछना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।